स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि दिस इज एक्चुअली रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये देखेंगे कि इस होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ये होता किस तरह से है, कैसे ये रेगुलेशन होती है। सो दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फीडबैक, इसलिए इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। सो डिटेक्शन ऑफ change and signaling for effectors response is called feedback mechanism। ये दो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कि एक तो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट करना और उसके बाद इफेक्टर्स को रिस्पॉन्स शो करने के लिए जो सिग्नलिंग का मैकेनिज्म मौजूद होगा, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। सो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन फीड होगी और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मैकेनिज्म है दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और आपने ये याद रखना है कि हमारी जो ज्यादातर एक्टिविटीज बॉडी की हैं दैट आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसी तरह से सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी आर रेगुलेटेड by positive feedback mechanism. So there are two types of feedback mechanisms: negative, that is the most common, and positive feedback mechanism, that is less common mechanism. अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम किसको कहते हैं। दिस इज एन इनवर्स रिस्पॉन्स, और या दूसरे वर्ड्स में आप कहेंगे कि इट इज एसोसिएटेड विद रिवर्सल ऑफ द चेंज। लाइक इसकी एग्जांपल आप कॉमनली पढ़ते हैं कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इसके इनवर्स में जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। यानी अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा और वो सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसने उस टेम्परेचर को कम करके नॉर्मल पर लेकर आना है, तो ये जो मैकेनिज्म होगा कंट्रोल का, इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो दिस नेगेटिव फीडबैक इज एसोसिएटेड विद द इनवर्स रिस्पॉन्स, या आप कहेंगे कि देयर विल बी रिवर्सल ऑफ द चेंज। इसके अपोजिट पॉजिटिव फीडबैक क्या है? दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स। यानी यहां पर क्या होगा कि रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है कि सपोज अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा और हमारे सिस्टम ने उसको मजीद बढ़ा दिया और वो मजीद बढ़ता गया, तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसकी दो मेजर एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। वन एग्जांपल इज रेगुलेशन ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन द बॉडी थ्रू एडीएच। ये आपने हार्मोन्स के अंदर भी पढ़ा होगा, एडीएच के रोल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारी बॉडी को वाटर की सप्लाई कम है तो तब इस केस में एडीएच ज्यादा रिलीज होगा। एडीएच का काम क्या है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, वाटर की कंजर्वेशन बढ़ जाएगी, और इसका मकसद क्या होगा कि बॉडी के अंदर इस वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी को ज्यादा वाटर की सप्लाई है तो एडीएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, एंड एक्स्ट्रा वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी अगर बॉडी को वाटर की सप्लाई कम है तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसने वाटर को कंजर्व करना है। अगर वाटर की सप्लाई ज्यादा है तो फिर वो सिस्टम उस वाटर के अंदर लॉस की तरफ लेके जाएगा कि बॉडी से वो एक्स्ट्रा वाटर लॉस बढ़ जाए या बॉडी से वो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह से एक और कॉमन एग्जांपल आप पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर थ्रू हाइपोथैलेमस। अब ये भी मैं ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूं
कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसने उसको डिक्रीज करके वापस नॉर्मल पर लेकर जाना है। और इसी तरह से इसके अपोजिट, अगर टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो चेंजेस होंगी जिन्होंने उसको इंक्रीज करके नॉर्मल पर लेकर आना है। सो अगेन यहां पर भी उसी तरह से होगा कि देयर विल बी द इनवर्स रिस्पॉन्स। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसने उसको डिक्रीज करना है, या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो वो सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसने उसको इंक्रीज करना है। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स की तरफ हैं, जो चांदे की एग्जाम्पल्स बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, आउट ऑफ देम वन इज द मैकेनिज्म ऑफ बर्थ। बर्थ के दौरान जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं और ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन है, दैट आर एसोसिएटेड with the positive feedback mechanism. Up during birth, when head of the child is touched with the walls of the uterus, this stimulus causes increase in the uterine contractions. और ये uterine contractions क्या करेंगी? ऑक्सीटोसिन की रिलीज को बढ़ा देंगी। अब यूट्राइन कंट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होने का मतलब है कि जो कंटेक्ट है हेड का, दैट इज द स्टिमुलस, वो और इंक्रीज होगा, और ये कंटेक्ट, ये स्टिमुलस फिर मजीद कंट्रैक्शंस को बढ़ाएगा, मजीद ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है, स्टिमुलस और इफेक्टर का रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है। सो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसी तरह से आपने एक और एग्जांपल याद रखनी है, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। यहां पर भी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को, दूसरा तीसरे को, तीसरा फोर्थ को, एंड सो ऑन, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को एम्प्लीफाई करते जाते हैं। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम इस फीडबैक मैकेनिज्म की सिग्निफिकेंस की तरफ चलें तो आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, इट हैज रोल इन होम्योस्टेसिस, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इट स्टेबलाइजेस अ सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वाटर के लेवल को होम्योस्टेसिस रेंज के अंदर रखना, टेम्परेचर को होम्योस्टैटिक रेंज के अंदर रखना, सो ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक के बारे में आपने याद रखना है कि इट हैज बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। तो इसीलिए ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं, बर्थ का मैकेनिज्म और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस, तो इनका तो रोल होगा स्टेबलाइजिंग, दीज आर बेनिफिशियल फॉर द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन उसके साथ साथ आपने याद रखना है, दिस पॉजिटिव फीडबैक ऑल्सो हैज अ डीस्टेबलाइजिंग रोल। उसकी भी हम एक दो एग्जाम्पल्स यहां पर देख लेते हैं कि लाइक फीवर के केस में, जैसा कि आपको पता है कि पायरोजिन्स ये हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को चेंज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और ये इंक्रीज होने वाला या चेंज होने वाला सेट पॉइंट बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फेवर करेगा मजीद इंक्रीज को, और अगर ये टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ता चला जाए फीवर के केस में, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपने याद रखनी है CO2 इनहेलेशन की, कि लाइक अगर एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो ज्यादा CO2 हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है, तो हायर लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड विल स्टिमुलेट द ब्रीदिंग सेंटर। ब्रीदिंग सेंटर का मतलब है कि हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से मजीद एक्स्ट्रा CO2 एंटर होगी। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है कि CO2 एंटर हुई, उसने ब्रीदिंग रेट को बढ़ाया, मजीद CO2 एंटर हुई, एंड अल्टीमेटली दिस विल बी डीस्टेबलाइजिंग फॉर द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करेगा? pH को चेंज करेगा, एंड दिस चेंज कैन लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल।